तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे 20वें अध्याय का भाग 4। मतलब हम 20वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पार्ट 3 तक हमने कर लिए हैं। आपने देखा उसमें मीरोमायोसिन कैसा होता है, क्षेत्र क्या होते हैं, हमारा एक्टिन जो फिलामेंट है वो कैसे बना हुआ होता है, कैसे। अब आज हम देखेंगे उन्हीं की क्रिया विधि। दैट मीन्स यदि हमें पेशी में संकुचन करवाना हो तो एक्टिन मायोसिन कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, क्या क्या क्रिया विधि होती है। हालांकि अपन पार्ट 3 में भी लगभग बात कर चुके हैं, लेकिन पार्ट 4 में हम बात करेंगे कि पेशी संकुचन कैसे होता है, मतलब हमारी ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेशी संकुचन की क्रिया विधि बहुत ही इजी है। देखो बच्चों, हमने आपसे बात करी थी कि जब भी कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब हम ये चैप्टर पढ़ रहे थे तभी हमने ये बात कर ली थी कि जब भी कोई चीज हमारी संकुचित होती है तो ब्रेन जिसमें न्यूरॉन होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को, है ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को क्या करते हैं, मैसेज कन्वे करते हैं, और एक साइनेप्स के द्वारा एक मतलब जो एक बीच में जो एक गैप होता है जिसके अंदर वो एक रसायन भेजते हैं, उस रसायन के द्वारा दूसरा जो न्यूरॉन होता है उस रसायन को एक्सेप्ट करता है, रीड करता है और उस आधार पे रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यही चीज हमें देखनी है कि आखिरकार न्यूरॉन पेशी संकुचन में कैसे हेल्प कर रहे हैं और एक्टिन और मायोसिन का क्या रोल है। क्लियर? पेशी संकुचन की क्रिया विधि सर्पी तंतु सिद्धांत, ये जो मेथड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्लाइडिंग मेथड भी बोलते हैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट में क्वेश्चन आएगा और आपकी 11th क्लास में भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेटली। ठीक है, सर्पी तंतु सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, एक सांप का दूसरे सांप से लिपट जाना, एक सांप का दूसरे सांप से लिपट करके एक क्रॉस सेक्शन बना लेना, यही क्या है, ये हमारा सर्पी तंतु सिद्धांत है जो कि हम पढ़ेंगे अभी। पेशीय रेशों का संकुचन पतले तंतुओं के मोटे तंतुओं के ऊपर सरकने से होता है। ठीक है, ये हमारा पतला तंतु है, इस पे मोटे तंतु आएगा और स्लाइडिंग करेगा, स्लाइडिंग करेगा और यहाँ क्रॉस आर्म से जुड़ जाएगा। ये जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, क्रॉस आर्म क्या होती है, एक्टिन तंतु पे क्या क्या चीजें लगी हुई होती है, मायोसिन का हेड वाला पार्ट क्या होता है, ये हम थर्ड वाले भाग में कर चुके हैं। जिन बच्चों ने पहले वाला भाग नहीं देखा है प्लीज रिक्वेस्ट है वो भाग देखें, तभी ये वाला भाग आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की प्रेरक तंत्रिका द्वारा एक संकेत प्रेषण से पेशी संकुचन का आरंभ करता है। अभी अपन बात करेंगे कैसे। एक प्रेरक न्यूरॉन तथा इससे पेशीय रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। कैसे? देखिए, हमने एक स्लाइड लिया, यहां पर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पता हो तो इस तरह का होता है। हाँ या ना? ये हमारा एक्सॉन वाला पार्ट है जिसे हम तंत्रिका कक्ष कहते हैं। ये हमारी साइटोन है जिसे हम कोशिका काय कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसको हम कहते हैं साइनेप्टिक। ठीक है, और एक दूसरा जो न्यूरॉन है, ये लो, ये दूसरा न्यूरॉन है। ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में हमें मैसेज कन्वे करना है, तो एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन पेशी वाला हो सकता है। भाई मसल सेल्स में भी तो न्यूरॉन होंगे, वहां पर हम मैसेज कन्वे करेंगे। यहां पर ये कुछ क्या छोड़ता है, कुछ रसायन छोड़ता है बेटा, कुछ रसायन छोड़ता है इससे जुड़ाव के लिए। तो देखो बच्चों, जब यहां से ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, ये डेंड्राइट्स होते हैं, और इन डेंड्राइट्स पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, ग्राही प्रेजेंट होते हैं। कोई भी चीज, जैसे तुम बैट बॉल खेलते हो और बॉल आती तो कैच करते हो, तो जब बैट से बॉल मारता है कोई तो उसको कैच करने वाला भी तो होना चाहिए ना, हाँ या ना? होना चाहिए। तो वैसे ही जब इसने बॉल फेंकी तो ये वाला जो न्यूरॉन है उसको कैच करेगा,
कैच करने के लिए इसके पास कुछ होना चाहिए, तो क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं, कुछ केमिकल रिसेप्टर होते हैं जो ये केमिकल जो छोड़ेगा उसको एक्सेप्ट कर सके। जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष में है, ठीक है, जब तक आवेग तंत्रिकाक्ष में है, एक्सॉन में है, तो इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल आवेग। जब तक ये एक्सॉन में है, जब तक ये इलेक्ट्रिकल आवेग कहलाएगा। जैसे ही ये यहां से जाएगा आवेग और यहां पर आ जाएगा, इस वाले आवेग को हम रसायन आवेग कहते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल के फॉर्म में होता है, रसायन आवेग कहेंगे। और जब ये रसायन इसको एक्सेप्ट कर लेगा दूसरा न्यूरॉन, तो ये यहां पर जाएगा, गया, इसको हम कहते हैं वापस से इलेक्ट्रिकल आवेग। इलेक्ट्रिकल आवेग। आ गई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई यहाँ पर क्या हुआ। और ये जो रसायन है बच्चों, जो ये संदेश आया है, ये जो सब, इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर ये अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है हमारा एसिटिल कोलिन। ठीक है, एसिटिल कोलिन जो है बेस्ट एग्जाम्पल है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, स्क्रीनशॉट डन। अब आ जाओ अपने एनसीईआरटी तुम्हारी क्या कह रही है। एक प्रेरक न्यूरॉन जो भेज रहा है मैसेज, इससे पेशी रेशे एक प्रेरक इकाई का गठन करते हैं। आ गई बात समझ में? प्रेरक तंत्री एक और पेशी रेशा को सार्कोलेमा की संधि को तंत्रिका पेशीय संगम कहते हैं। अब देखो क्या हुआ, ये है हमारी पेशी कोशिका। पेशी कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा रहता है, तुम्हें पता है क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? सार्कोलेमा। सार्कोलेमा कहते हैं इसको, हाँ है ना। अब यहां पर तुम्हें पता है ये जो मेम्ब्रेन है इसकी, ये अंदर की तरफ घुस जाती है, ये बात कर चुके हैं। इसको अपन बोलते हैं टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स। अब देखो हमने बोला कि यहां पर ये कुछ रसायन फेंकेगा बेटा, कुछ रसायन फेंकेगा। इस रसायन को हमने क्या बोला? एसिटिल कोलाइन। न्यूरोट्रांसमीटर है ये। अब ये जो टी ट्यूब्यूल है बेटा, इसके पास क्या होता है? रिसेप्टर होते हैं। ये लो, ये लो, ये इसके पास रिसेप्टर होते हैं। ये रिसेप्टर क्या करेगा? मान लो ये रेड कलर के हैं, तो ये रेड कलर के बना देती हूँ एक बार, है ना। ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये लो, ये लो, इसको एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आ गई बात समझ में? कैसे एक्सेप्ट कर रहा है? इस तंत्रीय पेशीय संगम को, ये हो गया न्यूरॉन, तंत्रीय और पेशीय, इस दोनों संगम को हम क्या कह रहे हैं? इसको हम कह रहे हैं प्रेरक अंत्य पट्टिका। क्या कहेंगे इसको अपन? प्रेरक अंत्य पट्टिका। जब न्यूरॉन अपने रिसेप्टर छोड़ देगा, अपने रसायन को छोड़ देगा, न्यूरोट्रांसमीटर को छोड़ देगा पेशी पर, तो टी ट्यूब्यूल पर जो रिसेप्टर प्रेजेंट है सार्कोलेमा पे, वो क्या करेगा? इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और इस वाला जो अपना एक संबंध है, इसका जो रिलेशन है, इसको हम क्या करेंगे? प्रेरक अंत्य पट्टिका कहेंगे। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। इस संगम पर एक तंत्रिका संकेत पहुंचने के एक तंत्रिका संचारी एसिटिल कोलिन, हमने बात करी थी। ये जो रेड कलर का केमिकल तुम्हें दिख रहा है, ये क्या है असल में? ये है हमारा एसिटिल कोलिन। मुक्त होता है और सार्कोलेमा में क्रिया विभव एक, अब क्या होगा? सार्कोलेमा में एक क्रिया विभव शुरू हो जाएगी। एक मैसेज चला गया कि भैया हमें इस हाथ को संकुचित करना है, ये मैसेज चला गया।
सार्कोलेमा में क्रिया विभव उत्पन्न करता है। इससे क्या होगा, ये समस्त पेशी रेशे पर फैल जाता है। जितनी भी, ये मान लो ये वाला था, यहाँ पर पूरे पेशे पे ये फैल जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलाइन फैल जाएगा, और जिससे सार्कोप्लाज्म में, आपको पता है सार्कोप्लाज्म में बहुत सारा कैल्शियम होता है, ये अपन पहले ही बात कर चुके हैं इसके डायग्राम की, कैल्शियम होता है। ये सार्कोप्लाज्म में जो कैल्शियम आयन है वो मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें याद हो तो लास्ट वाले वीडियो में अपन ने बात करी थी किसकी, ट्रोपोनिन की, जिसमें ये टीपी था, सॉरी टीपीआई, टीपीटी और टीपीसी। मैंने कहा था विश्राम अवस्था में यदि कोई कैल्शियम नहीं आता है तो ये विश्राम अवस्था रहती है, यहाँ पर कोई कैल्शियम आयन आ गया तो ये संकुचित हो जाती है। याद आ रही है वो बात? नहीं आ रही है तो पुराना वीडियो जरूर देखें, यानी कि आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। कैल्शियम आयन मुक्त हो जाते हैं, यानी कि अब अपने पास कैल्शियम आयन आ जाएंगे। अब इनका क्या कार्य है वो हमें देखना है। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाइयों में कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। आ जाओ, ठीक है, हम पूरा डायग्राम बना रहे हैं वापस से। क्योंकि बिना डायग्राम समझाए तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के एस्पेक्ट से भी और तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से भी। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा ट्रोपोमायोसिन, याद आ रहा है? ठीक है, ये हो गया हमारा एफ एक्टिन, और तुम्हें याद हो रहा हो तो कलर में वही ले लेती हूँ ताकि और भी दिमाग में वही रहेगा। इससे बना दूं, ठीक है, ये थे हमारे ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में ये था हमारा टीपीआई, ये था टीपीटी और ये था टीपीसी। ये याद आ गया। अब देखो हम इस पे मायोसिन को जोड़ने वाले हैं, क्यों, हमें संकुचन कराना है। डायग्राम चेंज करते हैं, कलर चेंज करते हैं आई मीन टू से। ये वाला पार्ट याद हो तो तुम्हें एटीपेज वाला पार्ट है ना, जहां पर एटीपी जुड़ती है, और ये वाला तुम्हारा एक्टिन बंधक क्षेत्र है, और ये जो पूरा पार्ट है ये तुम्हारा HMM है ना, और ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा LMM है। याद आ गई? ये डायग्राम हमें याद आ गया। ये थर्ड पार्ट में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब तुम्हें क्या करना है, संकुचन की क्रियाविधि को दिखाना है, स्लाइडिंग प्रोसेस दिखाना है कि ये मेरा एक्टिन है, ये मेरा मायोसिन है, ये कैसे खिसकता हुआ आ रहा है, ये चीज हमें यहाँ पर नोटिस करानी है। अब पहले एक बार NCERT पे आ जाओ। कैल्शियम आयन स्तर में वृद्धि हो रही है, ठीक है, एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन की उप इकाइयों से कैल्शियम बंध बनाकर एक्टिन के ढके हुए सक्रिय स्थानों को खोल देता है। आ जाओ, देखो अब यहां पर तुम्हें पता लग गया। कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, है ना, किस कलर से बनाऊं, व्हाइट कलर से बना देती हूँ। मान लो तुम्हारे पास यहां पर, क्योंकि ये सब कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है तुम्हारा सार्कोप्लाज्म में, है ना, ये सब तुम्हारा सार्कोप्लाज्म में कहानी चल रही है। सार्कोप्लाज्म में तुम्हें पता लग गया कैल्शियम बहुत ज्यादा हो गए, ठीक है, तो यहाँ पर इसको कैल्शियम मिल गया, ये कैल्शियम मिल गया, तो जैसे ही कैल्शियम मिला तो ये बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने की वजह से बच्चों क्या होगा, मान लो ये वाली कंडीशन मैं आगे बता रही हूँ, ये जो है
ये जो है ये यहां से खिसक करके यहां आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये लाइन ऐसे बना देती हूँ एक बार, ये यहां से खिसक के आ जाएगा, तो ये जगह खाली हो जाएगी अपनी, ये जगह जो है जैसे ही कैल्शियम आयन आया, एक मिनट रुको भाई, ये पहले यहां था, ये हमारा ट्रोपोनिन यहां था, अब ये यहां से खिसक कर यहां आ गया, यहां आने से क्या हुआ, तो हमने क्या देखा कि भाई जैसे ही अपने पास कैल्शियम आयन बढ़े, कैल्शियम आयन बढ़ते ये जो हमारा क्या था, ट्रोपोनिन था, ये अपनी जगह चेंज कर लेगा, ये पीछे खिसक जाएगा, है ना, पीछे खिसका दें इसको एक बार, ठीक है, पीछे खिसका देते हैं, आ जाओ, ये लो पीछे खिसका दिया, पीछे खिसकाने से क्या हुआ, पीछे खिसकाने से अब ये लो, अब ये जो ट्रोपोमायोसिन था ये भी खिसक जाता है, और यहां से जो हमारे दो क्षेत्र थे, कौन से, एटीपी क्षेत्र और एक और कौन था, एक्टिन से बाइंडिंग क्षेत्र, ये आकर के खसक जाता है, ये खिसक गया, ये आगे खिसक गया, और इसने क्या किया, यहां से इस एक्टिन के साथ में क्रॉस आर्म के द्वारा एक रिलेशन बना लिया, और अब कैसे हो गई कोशिका, संकुचित हो गई। यहां तक क्लियर है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं, यहां तक क्लियर है, आगे आ जाओ। कैल्शियम आयन स्तर पर वृद्धि से एक्टिन तंतु पर ट्रोपोनिन के उपइकाइयों से ये सक्रिय स्थान क्या करता है, खोल देता है। अब एटीपी, चूंकि तुम्हें पता है ये वाला जो मायोसिन का संरचना थी, यहाँ पर एक भाग तो एक्टिन से संबंधित करने वाला था और दूसरा एटीपी वाला था, ये क्या करेगा, तुम्हें पता है संबंध बनाने के लिए हमने पहले बात करी थी थर्ड पार्ट में, एनर्जी चाहिए, तो एटीपी के जल अपघटन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कर मायोसिन शीर्ष एक्टिन के खुले वाले भाग के सक्रिय स्थान से क्या बना लेगा, क्रॉस सेतु बनाने के लिए बंध बना लेगा। इज दैट क्लियर, ये हम पे डायग्राम में बात कर चुके हैं, आगे आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है, ये देखो यहां पर ये तुम डायग्राम देख रहे हो जो तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, यहां से ये है तुम्हारा एक्टिन तंतु, ये मायोसिन तंतु, मायोसिन का इसने क्या निकाल लिया, हेड वाला पार्ट निकाल लिया, हेड वाले पार्ट ने क्या किया, जैसे ही ट्रोपोनिन हटा तो इसने इसके साथ में एंट्री ले ली और क्रॉस सेतु बना लिया, क्रॉस सेतु का बन गया, क्रॉस सेतु बनते ही एटीपीज एक्टिविटी हुई, एटीपीज एक्टिविटी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर घूर्णन हुआ, सर्पण हुआ, मतलब इसने मूव कर लिया, स्लाइडिंग कर ली, और स्लाइडिंग की वजह से क्या हुआ, वापस से इससे कनेक्ट हो गया। आ गई बात समझ में। इस बंध के जुड़े हुए एक्टिन तंतुओं में ए बैंड, अब देखो क्या हुआ, आपको पता है ये हमारे एक्टिन है, ये हमारे एक्टिन है, अब तुम खुद इसका आंसर कर दोगे, देखना बच्चों, यदि तुमने थर्ड, मैंने पहले कहा था थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा टोटल ए क्षेत्र है, ये हमारा आई क्षेत्र है, दिख रहा है, ये हमारा आई क्षेत्र, ये क्षेत्र है। अब देखो कोई चीज को खींचातानी कर रही है, मतलब तुम यहां से एक जना जो यहां से खींच रहा है, यूं खींच रहा है, यूं खींच रहा है, तो तुम मुझे बताओ किसकी लंबाई में कमी आएगी, किसका क्षेत्र घटेगा। यदि दिमाग लगा के पढ़ा होगा ना तो ये कमेंट बॉक्स में मेरे पास कमेंट आ जाना चाहिए कि किसका क्षेत्र बढ़ा, किसका क्षेत्र बढ़ा बेटा। जब मैं पॉइंट पढ़ा रही होंगी तभी माइंड में क्लिक, बाकी ईमानदारी तुम्हारे साथ है, माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि कौन सा पार्ट बढ़ा, कि भाई आई क्षेत्र तुम्हारे यहाँ खिंच रहा है और ये जो ए क्षेत्र है वो यहाँ तक आ गया, तो ये इधर खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है, यानी कि जो आई क्षेत्र था वो हमारा कम हो गया।
आई क्षेत्र घट गया ना, आई क्षेत्र को खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, और ए क्षेत्र वैसा का वैसा ही रहा। ए क्षेत्र तो वैसा ही है, मूवमेंट कौन कर रहा है, एक्टिन को हम खींच रहे हैं। मायोसिन तो वैसा का वैसा ऑलरेडी इतना मोटा है, उसको और क्या हम जगह घेरने को देंगे, एक्टिन को वो खींचे जा रहा है, तो उसका आई क्षेत्र कम हो जाएगा। उसका आई क्षेत्र यानी मेरा क्षेत्र कम हो गया, किसका, एक्टिन का। देखो क्या कहना चाह रहा है, केंद्र की तरफ खींचते हैं और इन 1 मिनट कलर चेंज कर लो बेटा। इन एक्टिनों से जुड़ी ए रेखा की अंदर की तरफ खिंच जाती है, जिसे सार्कोमेर छोटा हो जाता है। अब देखो सार्कोमेर नेचुरल सी बात है, ये हमारा सार्कोमेर था, ये हमारा सार्कोमेर था, ये यहां पर ऐसे सिकुड़न होगी, सिकुड़न होगी तो सार्कोमेर छोटा होगा, सार्कोमेर छोटा होगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, अर्थात संकुचित हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो गया है। पेशी के छोटे होते समय संकुचन के समय आई बैंडों की लंबाई जो है कम हो जाती है। खींचा ना उसने तो आई क्षेत्र को अंदर की तरफ खींच लिया, आई क्षेत्र को अंदर की तरफ खींच लिया तो आई क्षेत्र कम हो जाते हैं, लेकिन ए बैंडों की लंबाई जैसी है वैसी। तो 3 चीजें हुई संकुचन के दौरान, हमारा ए क्षेत्र वैसा का वैसा रहा, आई क्षेत्र घट गया, सार्कोमेर की लंबाई कम हो गई है। याद रखिएगा, नीट में क्वेश्चन आ सकता है। आ जाओ, ये देख रहे हो तुम, पहले अपना कलर चेंज कर लो 1 मिनट। ये शिथिल अवस्था है, यहां पर कोई संकुचन नहीं हो रहा, ये जेड रेखा है और ये सार्कोमेर की लंबाई है बेटा, सार्कोमेर की लंबाई है, और यहां पर ये हमारा एक्टिन है और ये हमारा मायोसिन है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये भी एक्टिन है और ये अंदर की तरफ मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है, ये एक्टिन है, ये मायोसिन है। अब देखो संकुचन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, ये अंदर की तरफ खींचता जा रहा है, देख रहे हो तुम, अंदर की तरफ आ गया और अंदर की तरफ आ गया, तो यहां पर देखो ये तुम्हारा क्रॉस आर्म बन गया, क्रॉस आर्म बन गया। क्रॉस आर्म बनने की वजह से पहले ये क्षेत्र था, है ना, अब इतना घट गया तो सार्कोमेर का क्षेत्र घटा, पहली बात। दूसरी बात, जो आई क्षेत्र की लंबाई थी वो भी कम हो गई। आ गई बात समझ में। एडीपी और P2 मुक्त कर, अब संकुचन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, अब एडीपी मुक्त हो जाएगा। मायोसिन विश्राम अवस्था में वापस चला जाता है, मतलब जैसे ही अपना, ऐसा थोड़ी ना कि बॉडी अकड़ गई या बॉडी अकड़ गई, रिलैक्स भी तो आएगा, विश्राम अवस्था भी तो आएगी। विश्राम अवस्था में हमने जो एनर्जी ली थी उसको मुक्त करना पड़ेगा, एडीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एटीपी में कन्वर्ट हुई थी, अब एडीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक नए एटीपी के बंधने से क्रॉस सेतु टूट जाते हैं, नया एटीपी आएगा, ये टूट जाएगा, क्रॉस सेतु जो बना है वो टूट जाएगा, और मायोसिन शीर्ष एटीपी को अपघटित कर पेशी और संकुचन के लिए क्रिया दोहराते हैं। जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, मुझे एक्सरसाइज करनी है रेगुलर, ये रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, तो एनर्जी टूटेगी बनेगी, एनर्जी टूटेगी बनेगी, एनर्जी टूटेगी बनेगी, यानी एटीपी बनेंगे जुड़ेंगे, बनेंगे जुड़ेंगे, ठीक है। किंतु तंत्रिका समाप्त हो जाने पर सार्कोप्लाज्म में रेटिकुलम, जो हमने बोला था इसमें रेटिकुलम होती है, क्या बोलते हैं इसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। कैल्शियम के अवशोषण से एक्टिन स्थल पुनः ढक जाते हैं। जैसे ही कैल्शियम कमी हुई, कैल्शियम कम हुए, तो तुम्हें याद है ये वापस से क्या कर लेगा, उसको ढक लेगा, कौन, टीपीसी, क्योंकि टीपीसी अब एक्टिवेट ही नहीं है, टीपीसी अब एक्टिवेट नहीं है ना, तो ये इसको ढक देगा। इसके फलस्वरूप जेड रेखाएं अपने मूल स्थान पर वापस आ जाती है और शीतलन हो जाता है। पहले हम कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, है ना, हम क्या पढ़ रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे, संकुचन, संकुचन की दूसरी अवस्था शीतलन। शीतलन में क्या हुआ, कैल्शियम आयन की कमी हुई, क्यों हुई, क्योंकि जो पेशी था, पेशी की जो कोशिकाएं थी, हमारी मसल सेल्स थी, उसमें जो हमारी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी उसने अवशोषित कर लिया कैल्शियम को। जैसे ही कैल्शियम कम हुआ, उससे क्या हुआ, जो हमारा ट्रोपोनिन का सी वाला था वो रिलैक्स कर गया, रिलैक्स कर दिया तो ट्रोपोमायोसिन ने वापस से उसको कवर कर लिया और एक्टिन तंतु अपनी नॉर्मल अवस्था में आ गए और जेड लाइन बढ़ गई। आ गई बात समझ में। अब देखो क्या हुआ, विभिन्न पेशियों में रेशों की प्रतिक्रिया अवधि अंतर हो सकती है। भाई
मूवमेंट में वो डिपेंड करता है कि जैसे आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में थकावट फील होती है, आपको भी पता है ना बॉडी में जैसे। और आप एक्सरसाइज कर लेते हो, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हो तो क्या होता है, हमारे जो ग्लाइकोजन है उसके अवयवी विखंडन से लैक्टिक अम्ल का जमावाड़ा हो जाता है हमारी बॉडी में। लैक्टिक अम्ल जो है बहुत ज़्यादा जमने लग जाता है और इसकी वजह से ही हम कैसे फील करते हैं, थक गए, है ना। बहुत ही ज़्यादा थकावट फील होती है हमारी बॉडी में। पेशी में ऑक्सीजन भंडारित करने वाला जो लाल रंग का एक मायोग्लोबिन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मायोग्लोबिन क्या होता है, हाँ या ना। कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उनकी नसें कैसे होती है, रेड कलर की दिखाई देती है, लाल रंग की दिखाई देती है और ऐसे लाल पेशियां हम उसको कहते हैं। नेक्स्ट में चले, ऐसी पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होता है, जहां पर मायोग्लोबिन ज्यादा होगा वहां माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, याद रखिएगा, लाल पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। एटीपी के निर्माण हेतु उसमें भंडारित ऑक्सीजन की मात्रा भी ज्यादा उपयोग में लाई जाती है, हाँ या ना भाई, ज्यादा उपयोग में लाई जाएगी। फिर हम कह रहे हैं इन पेशियों को वायुजीवी पेशियों भी कह सकते हैं। वायुजीवी क्यों कह रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, नेचुरल सी बात है। दूसरी तरफ कुछ पेशियों में मायोग्लोबिन की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है, जिससे वो हल्के रंग के दिखाई देते हैं या श्वेत प्रतीत होते हैं। ये श्वेत पेशियां हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी कम होगी, पेशी द्रव्य जालिका अत्यधिक मात्रा में होती हैं और ये अवायवीय विधि द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आ गई बात समझ में, इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से आज हमारा चौथा भाग भी कंप्लीट हो गया है। आपने सर्पिल जो विधि है, स्लाइडिंग जो रिएक्शन है किसका, कॉन्ट्रैक्शन का और शीतलन का, ये हमने अच्छे से देख लिया है। अब आपको ये पता लग गया कि हमारी पेशी कैसे संकुचित होती है, कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यूज आता है, एसिटिल कोलाइन काम आता है, कैल्शियम कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, कौन उसको अवशोषित करता है, किस तरह के रिएक्शन है। आशा करती हूँ कि ये सब समझाने में मैं 100% अपना योगदान तो मैं दे पाई हूँ। अब आपको कितने अच्छे से समझ में आए ये आपके ऊपर है। एक बार नहीं समझ में आता है तो होप नहीं हारनी है, दोबारा वीडियो देखेंगे, एक बार चैप्टर पढ़ेंगे, डेफिनेटली आप क्वेश्चन के आंसर कर पाएंगे। सो फिर मिलेंगे हम एक नए पार्ट के साथ, जब तक धन्यवाद।